अभिक्रिया की कोटि व अभिक्रिया की अणुसंख्यता। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की अणुसंख्यता क्या होती है। आपने देखा कि वेग समीकरण दो प्रकार की होती है। एक वेग समीकरण को कहा जाता है सैद्धांतिक वेग समीकरण। सैद्धांतिक वेग समीकरण क्या होती है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को देखकर वेग लिखा जाता है, यानी कि वेग समीकरण लिखी जाती है सिंपल गुलवर्ग व वाग्ये के नियम के अनुसार। यानी गुलवर्ग और वाग्ये के नियम के अनुसार संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को देखकर जो वेग समीकरण लिखी जाती है उसको कहा जाता है सैद्धांतिक वेग समीकरण। लेकिन प्रैक्टिकल कर कर अपने डाटा ज्ञात कर सही सही वेग समीकरण लिखी जाती है, वो प्रायोगिक वेग समीकरण होती है। जैसे मान लो कि ए बी और सी क्रिया कर कर प्रोडक्ट बना रही हैं। ए के मोलों की संख्या N1 है, बी के मोलों की संख्या N2 है, सी के मोलों की संख्या N3 है। तो ये क्रिया कर कर प्रोडक्ट बना रही हैं। तो गुलवर्ग और वाग्ये के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्या होगा। गुलवर्ग और वाग्ये ने कहा था किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहाँ पर देखो, मान लो ए बी और सी अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो अभिक्रिया का वेग जो रेट होगी वो ए की सांद्रता, बी की सांद्रता और सी की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होगा। जो मोलों की संख्या है वो उसकी पावर में लिखी जाती है। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगा दिया जाता है, और यहाँ पर के एक नियतांक है जिसे वेग नियतांक कहा जाता है। यहाँ पर इस अपने केवल सैद्धांतिक वेग समीकरण लिखी है, यानी कि केवल संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को देखकर वेग समीकरण लिखी है। तो इस वेग समीकरण को कहा जाता है थ्योरेटिकल वेव इक्वेशन। थ्योरेटिकल वेव इक्वेशन है जो सैद्धांतिक वेग समीकरण की घातांकों का योग अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाता है। तो अभिक्रिया की अणुसंख्यता क्या होगी, अभिक्रिया की अणुसंख्यता सैद्धांतिक वेग समीकरण में, ये सैद्धांतिक वेग समीकरण है, सैद्धांतिक वेग समीकरण में अभिकारकों की घातांकों का योग अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। तो यहाँ पर अणुसंख्यता का मान क्या होगा, अणुसंख्यता का मान है, यहाँ पर पार्टिसिपेट कितने अणु कर रही हैं, N1, N2 और N3। तो अणुसंख्यता जो कितने अणु पार्टिसिपेट कर रही हैं रिएक्शन में उन सभी का जोड़ कर दो, यानी कि यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं N1, N2, N3, तो टोटल जोड़ क्या होगा, इसकी अणुसंख्यता हो जाएगी, यानी कि मोलिकुलरिटी हो जाएगी। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। यहाँ मैं ऐसे कहूँ कि सैद्धांतिक वेग समीकरण में अभिकारकों की घातांकों का योग अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। सैद्धांतिक वेग समीकरण ये है, इसकी अभिकारकों की घातांकों का योग a की घातांक N1, b की घातांक N2, c की घातांक N3, इन सभी का जोड़ क्या कहलाएगा, अणुसंख्यता कहलाएगा। तो अणुसंख्यता होती है वो सैद्धांतिक वेग समीकरण की अभिकारकों के घातांकों का योग होता है। अणुसंख्यता का मान कभी शून्य नहीं होता, क्योंकि कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो उसमें अणु तो पार्टिसिपेट कर ही रही है, तभी तो अभिक्रिया हो रही है। तो अणुसंख्यता का मान कभी शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता, बिनाक में नहीं होता, बिनाक में नहीं होता। बिनाक का मतलब 1/2, 3/2, 5/2 इस प्रकार का नहीं होता, बिनाक में नहीं होता। यानी कोई निश्चित मान आएगा, जैसे एक अणु पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 5 कर रही है, 10 कर रही है, तो वो अणुसंख्यता है। सामान्यतः अणुसंख्यता का मान 4 से ज़्यादा नहीं होता। ये तो एक सामान्य बात बताइए, हो सकता है अपवाद स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन अणुसंख्यता का मान ज़्यादा अणु एक साथ
टक्कर नहीं कर सकते हो। टक्कर नहीं करेंगे जब तक प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा अणु एक साथ क्रिया नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अणुसंख्यता का मान 3-4 से ज़्यादा नहीं होता है। तो अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रही हैं वो उसकी अणु संख्यता कहलाती है। जबकि कोटि क्या है, जैसे मान लो एक क्लास है, एक क्लास के अंदर विद्यार्थी बैठे हैं 4, तो उसकी अणु संख्यता कितनी हो गई 4। अब सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ाई कर रही हैं क्या, पता चला 4 में से 2 तो ऐसे ही बैठे हैं, बाकी पढ़ने वाले क्या हैं, केवल 2 ही हैं। तो वहाँ पर अणुसंख्यता का तो मान क्या हो गया 4, लेकिन अभिक्रिया कोटि का मान कितना आया 2। यानी कि कोटि क्या होती है, ये प्रायोगिक रूप से देखना पड़ेगा, प्रयोग कर कर अपने पहले पढ़ाने के बाद में प्रश्न पूछे, पता चला 2 के तो कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे ही बैठे हैं, फिजिकली रूप से तो बैठे हैं लेकिन मेंटली रूप से वो कहाँ कहाँ की शेयर कर रही हैं, तो पता चला कि 2 ही विद्यार्थी हैं, उनकी समझ में आ रहा है। तो कोटि है वो है जो प्रायोगिक है, यानी कि सही सही मान बताने वाला कोटि होता है। तो अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा कैसे दोगे कि प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग समीकरण में अभिकारकों की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। तो प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग समीकरण, जैसे ये वेग समीकरण थी, इस वेग समीकरण को प्रयोग कर कर देखा कि गुलवर्ग और वागे के अनुसार अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की घातांकों दोबारा सुनिए, गुलवर्ग और वागे के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो मोलों की संख्या होती है वो पावर में चली जाती है, लेकिन प्रायोगिक रूप से लिखेंगे तो यहाँ पर पता चला कि मोल तो N1 है, लेकिन अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाले मोल केवल A मोल ही है। यहाँ पर मोल तो N2 है, लेकिन प्रयोग कर कर देखना कि सभी N2 पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, पार्टिसिपेट कितने कर रही हैं B। यहाँ N3 में मोल तो N3 है लेकिन पार्टिसिपेट कर रही हैं C। तो अभिक्रिया की जो कोटि होगी तो वो A के संदर्भ में अपने ऐसे बताएंगे अभिक्रिया की कोटि कि A के संदर्भ में कोटि कितनी है, A के संदर्भ में कोटि A की कितनी पावर है वो A, B के संदर्भ में कोटि कितनी है B, और C के संदर्भ में कोटि कितनी है C, और अभिक्रिया की कुल कोटि कितनी है, तो अभिक्रिया की कुल कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि कितनी है, तो सभी की कोटियों को जोड़ कर दो तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C अभिक्रिया की कुल कोटि है। अभिक्रिया की कुल कोटि को N से दर्शाया जाता है, तो N बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस C। यानी कि प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग समीकरण की अभिकारकों की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। सिद्धांतिक रूप से निर्धारित वेग समीकरण में अभिकारकों की घातांकों का योग अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाता है। अणुसंख्यता का मान 0 नहीं हो सकता, लेकिन कोटि का मान 0 भी हो सकता है। जैसे मान लो एक क्लास है, उसमें 4 विद्यार्थी बैठे हैं, पढ़ाया गया, खूब पढ़ाया गया, पता चला किसी की समझ में नहीं आया। 4 बैठे तो थे लेकिन ध्यान किसी का ही नहीं था पढ़ाई की तरफ है। तो अणुसंख्यता का तो मान 4 है, 4 बैठे हैं, लेकिन कोटि का मान कितना रहा, कोटि का मान 0 रहा। तो अभिक्रिया कोटि 0 भी हो सकती है, अभिक्रिया कोटि ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे मान लो कोई क्लास आयोजित हुई, उसमें खूब पढ़ाया गया, विद्यार्थियों ने पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पढ़ाया इस प्रकार से गया, समझ में आना तो दूर की बात है, जो पहले से समझ में आया हुआ था वो भी इस प्रकार से पढ़ाया गया कि ऐसे ऐसे हो जाता है, तो वो भी भूल गई। तो पढ़ाई का नेगेटिव असर चला गया। तो वहाँ पर अभिक्रिया कोटि का मान क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। यानी कि अभिक्रिया कि ये जो घात है वो प्लस में न होकर क्या हो जाती है, कई बार माइनस में हो सकती है। तो अभिक्रिया की कोटि ऋणात्मक भी हो सकती है, भिन्नांक में हो सकती है, कि जैसे पढ़ाया गया, आधा समझ में आया, तो उस संदर्भ में कोटि क्या हुई 1/2 हुई। 1/3 ही समझ में आया तो कोटि 1/3 हो गई। तो
यानी कि प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग समीकरण में अभिकारकों की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि होता है। अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, भिन्नांक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः 3 या 4 से ज़्यादा नहीं होता। अभिक्रिया की कोटि का मान 3 या 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये सामान्यतः बात है। कोई असामान्य घटना ऐसी घट रही हो तो वहाँ पर ज़्यादा हो जाए तो बात अलग है। तो ये अभिक्रिया की कोटि क्या होती है और अणुसंख्यता क्या होती है, कोटि और अणुसंख्यता में क्या डिफरेंस होता है, वो बताया गया आप लोगों को। अब तो अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता की अपनी तुलना करें तो अणुसंख्यता तो अपने सैद्धांतिक वेग समीकरण होती है, उसके आधार पर अपने अणुसंख्यता ज्ञात की जाती है। तो अणुसंख्यता सैद्धांतिक वेग समीकरण से ज्ञात की जाती है। अभिक्रिया की कोटि होती है वो प्रायोगिक अभिक्रिया की कोटि होती है वो प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग समीकरण से ज्ञात की जा सकती है। तो अणुसंख्यता और कोटि, अणुसंख्यता व कोटि है वो बराबर होती है या अणुसंख्यता का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता की तुलना करें अपने तो कोटि बड़ी या अणुसंख्यता बड़ी, बोलो बोलो कौन सी बड़ी, कोटि बड़ी या अणुसंख्यता बड़ी। तो अणुसंख्यता होती है वो सामान्यतः बड़ी होती है क्योंकि अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाले अणुओं की संख्या तो ज़्यादा होती है, लेकिन कोटि का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कुछ अणु तो ऐसे होते हैं जिसकी सांद्रता परिवर्तन करने पर अभिक्रिया का वेग परिवर्तित नहीं होता। यानी कि कोटि निर्माण में केवल वो योगदान देते हैं जिनकी सांद्रता परिवर्तित करने पर अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लो अपने 4 मजदूरों को लगाया गया, एक मजदूर काम ही नहीं कर रहा या 2 मजदूर काम ही नहीं करे, 2 मजदूर काम कर रही हैं, उन 2 को हटा भी दें तो भी काम उतना ही होगा जो नए काम करने वाले हैं। वो काम करने वालों को हटा दिया गया तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो अणुसंख्यता का मान अभिक्रिया की कोटि से ज्यादा होता है या फिर क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, कभी कम। ऐसा नहीं हो सकता कि अणुसंख्यता तो ज्यादा है और कोटि कम है। जैसे मान लो लोग तो काम 4 के लगे हैं, 4 काम कर रही हैं और काम हो रहा है 10 लोगों जितना। जैसे आपने 4 मजदूर काम पर लगाए और ऐसा हो सकता है क्या 10 मजदूरों जितना काम हो गया, ऐसा नहीं हो सकता सामान्यतः। तो अणुसंख्यता का मान अभिक्रिया की कोटि से ज़्यादा होता है या फिर बराबर हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल है कि एथिल एसीटेट की क्रिया जल के साथ हुई तो अणुसंख्यता तो आपको दिखाई दे रही है। अणुसंख्यता क्या होती है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को अणुसंख्यता कहा जाता है। तो अणुसंख्यता तो आपको पता चल रहा है कि अणुसंख्यता का मान कितना है, अणुसंख्यता यानी कि मोलिक्यूलरिटी का मान कितना है, 2 है, 2 अणु पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेकिन कोटि का मान कितना है, कोटि का मान यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 1 ही है। अब आप कहोगे इसका ऑर्डर 1 ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया का वेग में जल की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर अपने रेट लिखेंगे तो इस सिद्धांतिक वेग समीकरण तो क्या होगी कि रेट इज इक्वल टू, रेट है वो समानुपाती है किसके, कि एथिल एसीटेट की सांद्रता की क्या है, समानुपाती है, और जल की सांद्रता की समानुपाती है क्योंकि जल की सांद्रता और एथिल एसीटेट की सांद्रता की क्या है, समानुपाती है। अब पता चला समानुपाती का निशान हटाया तो एक नियतांक लगा दिया, तो आपने क्या कह दिया, के कह दिया यहाँ पर एक नियतांक।
और जल की सांद्रता भी समय के साथ साथ नियत बनी रहती है, तो ये भी एक नियतांक है, ये भी एक नियतांक है। तो नियतांकों को एक तरफ कर दो, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू H2O, यानी कि जल की सांद्रता भी एक नियतांक है, K भी नियतांक था, तो ये नया नियतांक आ गया है कोई। और यहाँ पर एथाइल एसीटेट है, उसको अपने ऐसे लिख दिया, तो ये K इंटू H2O मिलकर क्या बना देगा, एक नया नियतांक बना देगा K डैश है और एथिल एसीटेट। अब देखो तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर K डैश एथिल एसीटेट। तो ये एक प्रायोगिक रूप से निर्धारित हुए एक समीकरण है। सिद्धांतिक रूप से देख लें तो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट दो कर रही हैं, तो अभिक्रिया का वेग इन दोनों की सांद्रता पर समान पर डिपेंड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन प्रयोग कर देखा कि जल की सांद्रता पर तो डिपेंड नहीं करता, जल की सांद्रता समय के साथ साथ नियत बनी रहती है, तो एक नियतांक है। तो ये नियतांक को आपस में गुणा कर दिया तो नया नियतांक बन गया, तो केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर कर रही है। इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1 है, क्योंकि प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग समीकरण की अभिकारकों के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, जबकि अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को अणुसंख्यता कहलाता है। अणुसंख्यता का मान 2 है, जबकि कोटि का मान क्या है, 1 है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अणुसंख्यता और कोटि के मान में डिफरेंस हो उनको कहा जाता है सूडो रिएक्शन। और यहाँ पर अणुसंख्यता का मान जब 2 हो और कोटि का मान 1 हो, तो इस ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन इन्हें कहा जाता है जब अभिक्रिया की कोटि का मान 1 वह अणुसंख्यता का मान 1 से अधिक हो, उनको सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन यानी कि छदम एका अणु का अभिक्रिया। छदम का अर्थ होता है झूठा, छदम एका अणु का अभिक्रिया, झूठी एका अणु का है। साफ दिखाई दे रहा है 2 अणु पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन कोटि निकालते हैं तो 1 आती है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 1 अणु पार्टिसिपेट कर रहा है, तो छदम एका अणु का अभिक्रिया। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में छदम युद्ध चलता रहता है, छदम का मतलब झूठा, दिखने में पता लगता है कि कोई युद्ध ही नहीं है, लेकिन वास्तव में अपने युद्ध चल रहा है, जिससे सीमा पर तनाव बना हुआ है, अपने सैनिक हैं वो लगातार शहीद हो रहे हैं देश की रक्षा करते हुए, तो इस प्रकार से छदम युद्ध चलता है। ऐसा छदम युद्ध राणा सांगा ने शुरू किया था, छापामार युद्ध प्रणाली।